नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एएलपी का जो हमने सॉल्यूशन आपको कराया उसमें आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में जो है मैग्नेटिज्म से प्रश्न रहता ही रहता था। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि लड्डू वाला क्वेश्चन नहीं रहता था। क्वेश्चन वही कर पाएगा जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो ये जो वीडियो साथियों है ना, जिसमें मैंने सर्वनाश कर दिया मैग्नेटिज्म को, इसमें मैंने आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल करके समझाई है। जैसे आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, वृत्ताकार पास से कैसे गुजरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, सोलेनॉइड हो गया, ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। कुछ एनिमेशन भी इसमें दिया है ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट एकदम गहराई से माइंड में बैठ जाए और कभी इससे क्वेश्चन गलत ना कर सके। और इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में साथियों आया हूँ ताकि इस वीडियो का महत्व समझ सकें। ऐसे तो आप समझोगे नहीं, सोचें क्या होगा वीडियो में। एक बार आप देख के देखो पूरा वीडियो, फिर आपको पता चल जाएगा कि साइंस इस वीडियो का महत्व कितना है और प्रश्न इससे एकदम फिक्स से आना ही आना है। कोई भी एग्जाम एकदम खास करके टेक्नीशियन में 40 नंबर का साइंस है, एकदम आना ही आना है। इसलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आया था, तो कृपया करके आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए साइंस बाय राजकुमार, वहाँ सारी क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है फ्री में, ठीक है ना। तो जाइए इस वीडियो को देखिए, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, बाकी और कमेंट में बताइएगा कैसा आपको ये क्लास लगा। जाइए देखिए। तो चलिए समझते हैं चुंबक क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लौह तत्व को क्या करे, आकर्षित करने का गुण रखता हो या करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। सिंपल सी बात है साथियों, जो लौह पदार्थ को, जैसे कोबाल्ट को, लोहा को, इस सबको अगर आकर्षित कर लेना, उसे हम क्या कहेंगे साथियों, चुंबक कहेंगे। सीधी सी बात है। अब देखते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। एक होता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। साथियों प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण है, तो वो आपका साथियों क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। यानी कि इसका सूत्र भी ध्यान रखना है, क्या होता है, Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। लिख लीजिए, क्योंकि Fe3 है ना, Fe3 है, यानी कि लोहा का तीसरा संयुक्ता है, तो इसको फेरिक बोलेंगे। समझ गए ना। चलिए, तो अब बात करते हैं साथियों ये कृत्रिम चुंबक जो होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करके बनाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक है। जैसे आपका छर चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, एक दो चुंबक दिए गोल गोल रहता है। तो ढेरी प्रकार के चुंबक, हम किसी भी प्रकार के चुंबक बना सकते हैं। तो जिस प्रकार का हम चुंबक बनाएंगे ना, मनुष्यों द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, कृत्रिम चुंबक होगा। समझ गए साथियों। अब बेसिकली हमें ज़्यादातर पढ़ना पड़ता है कृत्रिम चुंबक के बारे में। कृत्रिम चुंबक साथियों क्या होता है आपका, ये होता है दो प्रकार। कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। कौन कौन है आपका साथियों, एक तो आपका अस्थायी चुंबक, या इसी को विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्थायी चुंबक बोलिए या इसको विद्युत चुंबक बोलिए। ये परमानेंट मैग्नेट आपका नहीं होता है ना। करंट देते रहते हैं तो मैग्नेट का काम करता रहता है, अगर करंट हटा दिए तो मैग्नेट का काम नहीं करता। आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये इस विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। फिर आपका होता है परमानेंट मैग्नेट, और ये आपका क्या साथियों, स्टील होता है, इसको इस्पात भी बोलते हैं। इतना समझ गए ना। आगे बढ़े साथियों। अब देखते हैं चुंबक। चुंबक के बारे में साथियों हम समझते हैं। साथियों चुंबक क्या होता है, सिंपल आपका इस तरह से बना दिए तो ये आपका साथियों क्या है, चुंबक हो गया। प्रत्येक चुंबक के साथियों क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे। एक ध्रुव इसका N होगा और एक ध्रुव इसका S होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है साथियों। बोलेगा कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो बोलेगा दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया, ये आपको नॉर्थ पोल, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ये होगा साउथ पोल, शॉर्ट में लिखे हैं ऐसे, तो दक्षिणी ध्रुव। समझ गए ना बात को। अब मैंने बोल दिया, यहाँ पर देखिए लिखे हैं चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के दो ध्रुव आपस में क्या करते हैं, चुंबक के दो समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। बताइए, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था मेरे दोस्तों। अब जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा तो उसको मैं कैसे समझाऊँ भाई, हैं। इसलिए कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाओ, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कि हम बोल नहीं सकते हैं, है ना। बहुत दिन से मेरा इंतजार था, समय हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करा पाऊँ, ठीक है ना। आज मिला है तो मैं इसको करा देता हूँ पूरा। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर समान आवेश है, मान लीजिए Q+ आवेश है, Q+ आवेश है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दुश्मनी करेंगे। कहने का मतलब है ये भी इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। यानी कि लड़का लड़का में बिहा होगा जी, लड़का लड़की में बिहा होगा ना। तो वही बात कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ बोल रहा है चुंबक के दो समान ध्रुव, अगर मान लीजिए ये N ध्रुव है और इधर भी N ध्रुव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे साथियों, दोस्ती नहीं कर पाएंगे, यानी कि बोल सकते हैं प्रतिकर्षित करेंगे।
जिस तरह समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, उसी तरह समान ध्रुव भी आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। समझ गए बात को। और विपरीत क्या करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं विपरीत। विपरीत क्या करेंगे, विपरीत ध्रुव आपस में आकर्षित करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि प्लस आवेश है और माइनस आवेश है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। देखो ना भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, ये लड़का है, ये लड़की है, तो लड़का लड़की में शादी होगा, ना कि लड़का लड़का में शादी होगा। समझ गए ना बात को। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर आपका अलग अलग ध्रुव है, जैसे N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे, आकर्षित इनमें होगा, आकर्षण का बल लगेगा। समझ गए ना बात को। इतना समय आपको समझाने वाला था। अब साथियों समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट साथियों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एवं साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दोनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसको पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। हालांकि मैंने यह चित्र बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने से समझाना चाहूँ। जैसे साथियों मैंने एक बना दिया चुंबक। अब आपको पता है कि चुंबक के 2 ध्रुव होंगे, ये अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। साथियों होता क्या है, इस दुनिया में जितना भी आदमी है ना या निर्जीव है, हर एक चीज़ का अपना अपना क्षेत्र होता है। हर एक चीज़ का अपना अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। जैसे करंट है, उसका भी एक अपना क्षेत्र है, जिसे करंट फील्ड बोलते हैं, है ना, हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसी तरह जैसे हम मेरा देखिए, हम जहाँ खड़े हैं, तो अगर हम अपने हाथ को फैलाएं, इधर उधर आगे फैलाएं, पीछे फैलाएं, तो क्या होगा, वो मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है। जैसे मतलब हम जहाँ पर बैठे हैं साथियों, जहाँ पर बैठे हैं और हमारे आगे कुछ रखा है, तो हम चाहे उसको लेना तो ले सकते हैं। अगर हमारा हाथ वहाँ पर जुट जाए, तो हम उस चीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में है। तो इस दुनिया में हर एक चीज़ का साथियों क्या होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है, और उसके क्षेत्र में वो आएगा तो वो कुछ ना कुछ महसूस करेगा। तो साथियों सेम यहाँ पर है, चुंबक जो साथियों है, इसका भी अपना क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी लौह पदार्थ आता है, तो वो एक बल का महसूस करेगा। बात क्लियर हुआ साथियों, बिल्कुल। तो इस चुंबक का क्या होगा, अपना अपना क्षेत्र, इस चुंबक का क्षेत्र होगा। इस चुंबक का क्या होगा, अपना साथियों क्षेत्र होगा। इस चुंबक का अपना क्या होगा, क्षेत्र होगा। और इसके क्षेत्र को हम कैसे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो बनाते साथियों, ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है, यानी कि इनको माना जाता है कि ना इस तरह से चुंबक के क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है। समझ गए ना बातों को। तो वही हम बता दिया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा बात यूँ, हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र होता है, उसी तरह चुंबक का भी अपना क्षेत्र होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम देखिए बनाया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से मैंने आपको बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी, है ना, ये सब आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने लिखे, वो आपको ध्यान रखने हैं कि एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। 10⁴ गॉस को इंग्लिश में गॉस ही लिखते हैं, ठीक है ना, 10⁴ ये साथियों गॉस है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस में मात्रक है। अगर पूछ देगा कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस में यूनिट बताइए, मात्रक बताइए, तो क्या होगा, गॉस होगा। और जो टेस्ला है ये एसआई मात्रक होता है। बात क्लियर हुआ। और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। उम्मीद साथियों यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए साथियों, सिंपल बात है। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो रेखा खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है साथियों, वह रेखाएं जिनके अनुदिश मतलब जिनके आसपास जो है लौह चूर्ण स्वयं मतलब खुद, संरेखित का मतलब हो गया एकदम गति करने लगा। वो क्या करने लगा, संरेखित मतलब गति करने लगा, एक कुछ पैटर्न बना लिया, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ साथियों। आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होता है। सिंपल बात है साथियों, यहाँ पर देखिए एक मैग्नेट रखा गया। क्या रखा गया, मैग्नेट। कुछ नहीं किया है यहाँ पर, जानते हैं क्या क्या है, ये एक प्रकार का क्या क्या है, एक कागज लिया है साथियों, एक गत्ता टाइप का ले लिया है, ठीक है ना। इस गत्ता में क्या क्या है, यहाँ पर एक मैग्नेट बना दिया, यहाँ पर क्या क्या, एक मैग्नेट बना दिया, जिसके क्या होते हैं, एक पोल नॉर्थ होते हैं और दूसरा पोल साउथ होता है। और पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जानने के लिए आखिर वो कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या है, ये जो गत्ता पर चुंबक रखे हैं, गत्ता मतलब समझते हैं ना,
कागज़ का गुटका बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, मोटा कागज़ थोड़ा सा गत्ता उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, कवर बोल सकते हैं। तो इसके आसपास क्या किया साथियों, गत्ते पर लोहे का क्या किया, बुरादा रख दिया गया। आयरन फिल्स जिनको बोलते हैं, लोहे का क्या कर दिया गया, छोटा छोटा पीस के लोहा को चूर्ण उसका रख दिया गया। क्यों रखा गया, इसको देखने के लिए आखिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण कैसे होगा। लोहे का क्यों रखा गया, क्योंकि लोहा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करेगा। लोहा क्या चुंबक क्षेत्र में बल अनुभव करेगा, समझ गए साथियों। तो अब देखते हैं, तो अब जैसे हम क्या करते हैं, इस गत्ते को क्या साथियों, गत्ते को क्या करते हैं, इस थपथपाते, जो गत्ता है ना हमारा, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ से थपथपाते हैं। तो थपथपाते हैं तो क्या होगा, ये चुंबक है, ये चुंबक का अपना क्या होगा, क्षेत्र होगा, ये चुंबक का क्या होगा, अपना क्षेत्र होगा। जैसे इसके क्षेत्र में साथियों ये लोहा कण प्रवेश कर जाएगा तो चुंबक क्या करेगा, इसको आकर्षित कर लेगा। जैसे ये थपथपाया गया ना, तो सब लोहा कण जो है कुछ इस तरह से बन गया, कुछ इस तरह से बना, इस तरह से बना, इस तरह से बना, और ये अंदर भी जाता गया और ये अंदर भी जाता गया। वही यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए, जैसे ये लोहा कण था एकदम सब देखिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, और आपका अंदर से भी, इधर से भी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और अंदर भी इसका इस तरह से गति होगा, अंदर नहीं दर्शाया गया, इस तरह से गति होगा। तो यही है साथियों कि लोहे के चूर्ण से हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निर्माण को अच्छे से हम समझ पाते हैं। यहाँ पर लिखा गया देखिए, क्षर चुंबक के निकट, क्षर चुंबक माने ये जो चुंबक था इसको क्षर चुंबक बोलते हैं, चुंबक बोलिए क्षर चुंबक बातें की का लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अनुदिश संरक्षित हो गया। यानी कि जैसे हम थोड़ा सा गत्ते को थपथपाए ना, तो एकदम पूरा जो लोहा चूर्ण था वो चुंबक के चारों ओर उसके चुंबक क्षेत्र में क्या हो गया साथियों, संरेखित। यानी ये जो ऐसे हुआ ना रेखा, इसको बोल रहे हैं संरेखित हो गया, है ना, एक पैटर्न देख रहे हैं, एक पैटर्न बना रहा है, इसे बोल रहे हैं संरेखित हो गया। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों समझते हैं, प्रश्न ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण नहीं है, इसी में कितना फंस जाता है, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर तो बात किया मैंने, तो ये पहले ही आपको बता दिया है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं। थोड़ा यहाँ पर चुंबक बनाते हैं, यहाँ पर क्या कर साथियों, एक चुंबक छोटा सा बना दिए, और आपको पता है इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, इधर आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ हो गया। ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट, यानी कि साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकलती है कहाँ से निकलती है, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर वो जाती है। और दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है, ये क्या कह रहा है, दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। यानी कि यहाँ से निकला और दक्षिण ध्रुव पर क्या हो गया, पूरा मिल गया, समझ गए ना। और मिला कुछ नहीं, ये तो बाहर से दिशा हो गया, दक्षिण ध्रुव पर तो मिला ही, उत्तर से प्रकट हुआ, दक्षिण पर जाके रुका या विलीन हुआ, जो बोलिए आप, ये हो गया बाहर से। देखिए चुंबक के बाहर का दिशा है ना, सेम इस तरह से ऐसा इधर होगा, सेम इस तरह से एन से एस निकलेगा। अगर बोल दे आपको क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र की बाहर से दिशा क्या होती है, यानी कि चुंबक के बाहर की दिशा क्या होती है, तो बोलिएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, ये बाहर से हो गया। अगर बोल देगा अंदर से, तो सिंपल बात है, अंदर से कहाँ जाएगा, देखिए ये अगर ऐसे जा रहा है तो वापस कहाँ जाएगा, एस से एन जाएगा, अंदर से एस से एन जाएगा। बात क्लियर है। तो अगर बाहर से पूछेगा तो एन से एस, अंदर से पूछेगा तो एस से एन। बोलिए ये बात क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे पॉइंट को देखते हैं, आगे पॉइंट क्या कह रहा है, हम बोले दिया आपको चुंबक, देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखा क्या है, बंद वक्र। अरे भाई अभी ना बताएं जी, बंद वक्र कैसे बनेगा। अरे बंद का मतलब क्या है, पूरा एक एकदम लूप टाइप का बन रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखिए, फिर से हम बनाते हैं आपके लिए चुंबक बनाते हैं, एकदम समझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ये आपका हो गया, थोड़ा सा बड़ा चुंबक बनाते हैं, ये आपका हो गया एन हो गया, और ये आपका एस हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ से निकलेगा, तो बोलिएगा सर एन से निकलेगा एस तक, और ये फिर कहाँ जाएगा, रुकेगा नहीं, एस से एन तक जाएगा। तो बताइए ये जो पूरा जो गोल बनेगा ये बंद वक्र नहीं बना, अरे बंद वक्र नहीं बना। अब ऐसा बहुत सारा बनेगा, जितना चुंबक क्षेत्र निकलेगा बहुत सारा बनेगा। तो वही बोल रहे हैं कि चुंबक क्षेत्र रेखा जो है एन से निकलती है एस तक, और एस से वापस एन तक आती है। तो ये आपका क्या बना रहा है, एक बंद वक्र बना रहा है, ठीक है ना। तो वही हम आपको बोल दिए, सब गुण है, सबको ध्यान रखना। फिर क्या साथियों है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा चुंबक के भीतर, ये तो हम पहले बोल दिया आपको, चुंबक के भीतर कहाँ से हो गए, एस से एन, और चुंबक के बाहर एन से एस, ये तो बता ही दिया आपको, ठीक है ना। फिर साथियों फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, फिर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास हो, जहाँ पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास हो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर ध्रुव के पास है ना, तो वहाँ पर साथियों चुंबक क्षेत्र क्या होगा, अधिक प्रबल होगा।
कहने का मतलब क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देके। देखिए जैसे हम फिर से क्या करते हैं, एक चुंबक बना लेते हैं, फिर से क्या करते हैं, एक चुंबक बना लेते हैं। ये चुंबक हमारा, ये इधर हम दे देते हैं N और इधर दे देते हैं S। ठीक है साथियों, दो ध्रुव हो गया। चुंबक क्षेत्र रेखा N से निकलेगी S तक जाएगी, फिर ये अंदर जाएगी हमारा, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। फिर एक निकलेगी कोई N से S जाएगी, फिर ये इस तरह से कुछ जाएगी, ठीक है ना। फिर अब इधर भी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है, ये S से जाएगी। और हम बना दो तीन को और बना देते हैं, दो तीन को क्या करते हैं और बना देते हैं, इस तरह से आप समझाने के लिए दो तीन को बना देते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर चुंबक क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास है तो हमें बताइए, हम यहाँ पर 3 रेखा बनाए हैं, इधर एगो 3 को, इधर 3 को बना देते, इधर एगो बना देते, 3 को हो गया, ठीक है। तो देखिए ये रेखा जो है, इस रेखा को, ये रेखा क्या है, ध्रुव के पास है, तो इस रेखा पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र साथियों क्या होगा, अधिक प्रबल होगा, मतलब चुंबक क्षेत्र क्या होगा, शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र होगा। अब फिर हम दूसरा रेखा की बात करें, ये देखिए ये इस ध्रुव से क्या थोड़ा सा दूर जाता जा रहा है, तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी, और रेखा दूर गया तो और प्रबलता घटती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर ध्रुव के पास जो भी चुंबक क्षेत्र रेखा है ना, तो वहाँ पर चुंबक क्षेत्र की शक्ति प्रबल होगी। इधर भी सेम कंडीशन, बात क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ध्रुव से जैसे जैसे दूर जाएंगे, रेखा का क्या होगा, आकार भी बढ़ता जाएगा, वृत्त का आकार भी बढ़ता जाएगा, है ना, तो उसका चुंबक क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये हमको बता दिए। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कर रहा है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर ऐसा होगा ना तो माना जाएगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। देखिए फिर से वापस हम चुंबक का जब खेला है तो चुंबक बनाते जाते हैं हम। ये एक बना दिए यहाँ पर N और ये बना दिए S। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं ना, यानी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। बनाते हैं क्षेत्र रेखा, ये हम बना दिए, एक यहाँ क्षेत्र रेखा बना दिए और एक ये दूसरा क्षेत्र रेखा, 2 ही बनाते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ ही गए आप कितना बना सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है, दो क्षेत्र रेखा, यानी एक क्षेत्र रेखा ये है और एक क्षेत्र रेखा ये है, ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काट दिया तो एक कटान बिंदु पर क्या होगा, 2 दिशा हो जाएगा। अब इन दोनों को बाहर निकालते हैं, इसको और इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, अगर मान चलिए कि इस रेखा पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा खींच के वहाँ पर चुंबक क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें किसी भी बिंदु पर अगर चुंबक क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तो वहाँ क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, चुंबक क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या था कि एक दूसरे को दो क्षेत्र रेखा, एक क्षेत्र रेखा ये, एक क्षेत्र रेखा ये, एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर काट दिया तो एक कटान बिंदु पर 2 दिशा हो जाएगा। अब 2 दिशा संभव है नहीं, कैसे समझते हैं, मान चलिए ये रेखा ये एक दूसरे को काट दिया, ये रेखा इसको काट दिया, इसको हम इधर लेते हैं, मान चलिए इस रेखा को इधर ले लेते हैं और इस रेखा को इधर ले लेते हैं। 2 रेखा है, एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, एक ये चुंबक क्षेत्र रेखा होगा, दोनों मान चलिए काट दिया, एक यहाँ इसको काट दिया, तो ये कटान बिंदु पर साथियों क्या हो जाएगी, 2 दिशा हो जाएगी, क्योंकि कटान 2 रेखा काटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 स्पर्श रेखा खींचना पड़ जाएगा। अब 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2 दिशा बताइए, कितना दिशा बताएगी, 2 दिशा। अब बताइए एक ही जगह दो आदमी कहीं रह सकता है ना। आप अभी दिल्ली में आप बोलेगा नहीं हम तुरंत जयपुर पहुँच गए, नहीं हम तुरंत बंगाल पहुँच गए, तो ये संभव है जी, एक ही समय आप स्थान तुरंत कैसे बदल सकते हैं। तो वही बात है, एक ही बिंदु पर हम 2 दिशा कैसे बता सकते हैं, तो संभव नहीं है ना। इसीलिए बोल सकते हैं कि एक जो आपका 2 क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ध्यान रखिएगा, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, इस पॉइंट को ध्यान रखना, समझ गए ना। तो चुंबक क्षेत्र रेखा का गुण हमने आपको अच्छे से बता दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हम कोई सीधा चालक लेंगे और उसमें से क्या करेंगे साथियों, हम करंट को प्रवाहित करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि ओरस्टेड साहब ने इस बात को बताया था, ठीक है ना। तो कोई सीधा चालक साथियों हम ले लेते हैं, सीधा चालक हम लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं साथियों, ये हम एक तार ले लेते हैं, क्या कर साथियों, एक तार ले लेते हैं। ये मान चलिए हमने क्या किया, एक सीधा चालक तार ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेंगे साथियों, हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें से धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों सिरे को बैटरी से जोड़ दीजिए, है ना। तो दोनों एक सिरा इसका ये हो गया, तो इस वाले सिरे को भी आप बैटरी से जोड़ दीजिए और इस वाले सिरे को भी बैटरी से आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इस वाले सिरे को हम बैटरी से जोड़ दिए,
बैटरी मतलब क्या हो गया, सेलों का समूह। ये सब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और छोटा वाला जो रहता है टर्मिनल, वो आपका ऋणात्मक टर्मिनल होता है और बड़ा वाला धनात्मक। तो इसको हम क्या करें, बैटरी से जोड़ दिए, बड़ा का प्लस और छोटा का माइनस। और इसमें चलो कुंजी भी लगा दें। चलो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, कुंजी लगा देते हैं। क्या करते हैं, कुंजी लगा देते हैं। तो कुंजी लगा दिया। अब कुंजी हम क्या किया, दबा दिया। तो कुंजी दबा दिया तो धारा की दिशा क्या होती है, धनात्मक टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है साथियों, विपरीत होती है धारा की दिशा। तो धारा जाएगा 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 जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आएगा, यहाँ पर इस चालक तो यहाँ पर पूरा है, तो इस चालक में जैसे साथियों आएगा तो इसके आसपास क्या हो जाएगा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी तो कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव। तो जैसे चालक में करंट दिया, ये सीधा चालक था, इसमें करंट दिया, तो इसका क्या होगा साथियों, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को हमको मिला है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम दिशा प्राप्त करें ना, तो कुछ यहाँ पर जो है इस तरह से, इसके लिए हम साथियों क्या करेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करेंगे। तो फिलहाल हम आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इसके बाद बताएंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो सीधा चालक में अगर करंट प्रवाहित कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो साथियों आकृति बनता है, वो क्या बनता है, संकेंद्रीय वृत्तों का जैसा बनता है। कैसा बनता है, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का साथियों मतलब क्या है कि एक ही केंद्र हो सभी वृत्त के। जैसे यहाँ पर कितने, 3 वृत्त हैं, तो तीनों वृत्त का केंद्र एक ही होगा, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सर्कल, या हिंदी में कह सकते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है ना। तो ये जो हमने आप इसे गोल गोल बनाया है, ये क्या साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है, यानी कि इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। हो सकता है कि इस ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, या हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो ये दिशा हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये दिशा प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इस नियम से हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, समझ गए ना। तो वही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम साथियों लिखे हुए हैं, देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों का आकार लेता है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। चलो एक बार मैं आपको चित्र इसका दिखा देता हूँ, है ना, एनसीईआरटी का चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, ये चित्र एनसीईआरटी का दिया है, मैं आपको इससे और बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों, सीधा चालक में हम कैसे विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सीधा चालक लिया गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या साथियों, सीधा चालक लिया गया है, ठीक है ना। और इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक गत्ते पर रखा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो एक गत्ते पर इन्होंने वही लौह चूर्ण को रखा है, उसके बीच इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे यहाँ पर देखिए करंट बैटरी को जोड़ दिया है, प्लस से गया गया, और यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, परिवर्ती प्रतिरोध। अब परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, अब कोई नहीं बोलेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि परिवर्ती प्रतिरोध का काम क्या होता है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब साथियों होता है कि ऐसा यंत्र, ये एक ऐसा युक्ति है जिससे हम क्या करते हैं, करंट को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसा हमारा ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है करंट बढ़ाने का, तो यहाँ पर देखिए स्विच दिख रहा है आपको, स्विच, इसको क्या करेंगे, इधर खींच देंगे या इधर खींच देंगे, तो ये आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मान चलिए घटाने का मतलब, फिर इसको इधर खींच देंगे, यानी कि उसमें दिया रहता है किधर खींचने पर बढ़ेगा, किधर खींचने पर घटेगा। तो परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है साथियों कि आप करंट को घटा बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। अब इसका भी यूज क्यों दिया, ये मैंने यूज इसका बता दिया, अभी पता चल जाएगा क्यों इसको इसमें क्यों लगाए हैं। तो हमने बताया आपको कि जैसे ही साथियों कि करंट प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का ये जो चालक है आपका, इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, आपका चुंबक क्षेत्र रेखा एक संकेंद्रीय वृत्त, देखिए संकेंद्रीय वृत्त बन जा रहा है ना। संकेंद्रीय वृत्त अभी हमने आपको तुरंत बताया, ऐसा वृत्त जिसके एक ही केंद्र हो। ऐसा वृत्त, बहुत सारा वृत्त है, लेकिन इन सब का केंद्र साथियों क्या है, एक ही है, उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब साथियों इसकी खासियत बात क्या है, जब सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी खासियत बात क्या है। अगर साथियों मान चलिए कि यहाँ पर करंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, करंट का वैल्यू यानी आई का वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। आई का वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध जो लिए हैं, इससे क्या करेंगे, वोल्टेज को हाई कर देंगे, यानी कि धारा को बढ़ा देंगे। वोल्टेज हाई होगा तो धारा भी बढ़ेगा, ओम का नियम में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब धारा को बढ़ा देंगे तो ये जो संकेंद्रीय वृत्त है ना साथियों, इसकी संख्या भी बढ़ती जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की संख्या भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी।
कब? जब विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी। समझ गए ना बात को? और क्या खासियत साथियों? और खासियत है कि अगर हम विद्युत धारा की दिशा चेंज कर दें, अगर आई की दिशा हम क्या कर दें? चेंज कर दें, तो आपकी क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उसकी भी दिशा चेंज हो जाएगी। समझ गए ना? अभी देखिए, अगर करंट अभी करंट कैसे जा रहा है? अभी देखिए साथियों, अभी करंट आपका इस तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, ऐसे घुसा है। तो ऐसे घुसा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इस तरह से। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से, यानी कि इस तरह से है ना, यानी कि इस तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा, ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, इस तरह से चल रहा है। लेकिन अगर मैं करंट का डायरेक्शन बढ़ा दूँ, अब ये करंट इस तरह से जा रहा था, अब मैं करंट का डायरेक्शन इधर कर दूँ, तो दिशा भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दिशा भी साथियों क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात को समझ आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वही साथियों यहाँ पर हम लिखे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब तो वही हमने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों का आकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दे देगा कि सीधे चालक से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसके लिए सही है, ये कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो अगर आपको उसका गुण याद रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाइएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगा आपसे। समझ गए ना? संकेंद्रित वृत्तों के किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अभी और आगे इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना? तो मान चलिए संकेंद्रित वृत्तों के किसी भी बिंदु पर हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तो कौन सा नियम लगाएंगे? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल। समझ गए बात को? फिर साथियों, चालक में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि करने पर, अभी मैंने बताया ना, अगर करंट का मान बढ़ा देंगे, जो परिवर्ती प्रतिरोध था उससे क्या करेंगे? करंट का मान घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर करंट का मान बढ़ा देते हैं तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। परिमाण में भी क्या हो सकती है? वृद्धि होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है, यानी कि अगर हम साथियों विद्युत धारा की दिशा चेंज कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आप क्या साथियों समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि मैक्सवेल का साथियों ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है ये किसने दिया है? तो ये दिया आपका मैक्सवेल ने। किसने दिया साथियों? ये दिया आपका मैक्सवेल ने दिया है। अब हम इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहली नंबर बात, अगर पूछे कि इस नियम का यूज कहाँ होता है तो लिख लीजिए, इस नियम का यूज साथियों होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। किस में होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। अब ये तो आपको पीडीएफ में दिखेगा नहीं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। समझ गए साथियों? अब ये क्या कहता है उसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ में, देखिए दाहिना हाथ का, दक्षिण हस्त का मतलब होता है दाहिना हाथ, दक्षिण हस्त का मतलब क्या होता है? दाहिना हाथ, राइट हैंड। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा बताए और बाकी मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं ना वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ? प्रैक्टिकल करके। तो समझाते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल का कैसे काम करता है। देखिए हमने क्या बोला? धारावाही चालक जो है वो अंगूठा में दिशा होगा, यानी कि वो विद्युत धारा की दिशा बताएगा। मान चले साथियों ये हमारा क्या है? कलम है, ये चालक है। हालांकि ये चालक होता है नहीं। चालक का मतलब क्या होता है? जिनमें करंट आसानी से प्रवाहित हो सके। समझ गए ना? ये हमारा साथियों क्या है? एक चालक है। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है? अब ये चालक जो है इसमें क्या करंट बह रहा है, इसमें क्या करंट बह रहा है, तभी इसको बोल रहे हैं धारावाही चालक। अब करंट का डायरेक्शन मान लीजिए साथियों ऐसे है, क्योंकि अंगूठा क्या दर्शाएगा? करंट की दिशा। तो अंगूठा को किधर रखना है? करंट की दिशा में रखना है। ये मैक्सवेल ने बोला था और मैंने आपको थ्योरी में बोला है। करंट को किधर रखना है? मैक्सवेल, यानी कि करंट जो इधर से इधर से प्रवाहित हो रहा है। तो बाकी जो साथियों ये मुड़ी हुई उंगलियां, इधर से मुड़ेगी, यानी ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है ये आपको दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब जिस तरफ से मुड़ रही है उधर से तीर का निशान दे दीजिए, वो आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? धारावाही चालक है। ये अंगूठा आपका क्या है? धारा की दिशा है। तो अंगूठा धारा की दिशा हो गया। बाकी जो मुड़ी हुई ये जो मुड़ेगी उंगलियां, मुड़ेगी, तो ये आपका जो मुड़ेगी ना, जिधर मुड़ेगी वो आपका क्या हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ गए ना?
और मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम को पेच का नियम भी कहते हैं या कॉर्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि पेच भी जो है सेम हमारा दक्षिणस्थ अंगूठा का जो हम उसको प्रकार सजाते हैं उसी तरह काम करता है। कैसे? देखिए ध्यान से। मान लीजिए अभी हमारे पास कलम नहीं है, पेच है। पेच समझते हैं ना, ऐसे नट बोल्ट कसने वाला होता है, ये आपका पेच होता है। तो ये आपका क्या मान लीजिए पेच है। अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये कोई सतह है, इस पर हम नट डाल दिए और इसको क्या करना है, इसे कस है। दाहिना हाथ हमेशा ध्यान रखना। कौन सा? दाहिना हाथ। तो इसको क्या करें, ऐसे घुमाएंगे कसने के लिए, ऐसे इस तरह से ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं। तो देखिए ऐसे जब घुमाएंगे तो ये जो नोक है ये किस पर रखा है? नट पर रखा है। तो घुमाने के पश्चात क्या होगा? नट आपका क्या है? अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा नट, इसका मतलब क्या होगा? वो हो गया धारा की दिशा। वो साथियों क्या होगा आपका धारा, यानी ये आपका ये नोक जो है ये अंदर जाते जाएगा तो ये आपका क्या है? धारा की दिशा बताएगा। यानी ये अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर इसके जो नीचे नोक रखे हैं वो अंदर जाएगा। आखिर ये भी तो नीचे ही जा रहा है ना, ये भी क्या आपका नीचे ही जा रहा है। तो नीचे जा रहा है मतलब धारा की दिशा क्या हो गई आपकी? ऐसे हो जाएगा, धारा इधर, यानी कि आपका ये जो अंगूठा है ये आपका क्या हो जाएगा? धारा की दिशा हो जाएगी। यानी ऐसे ऐसे ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे धारा। बाकी इधर जो अंगुलियां ऐसे, क्योंकि इसको ऐसे हम घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमाएंगे तभी नट बोल्ट कसाएगा। तो ऐसे घुमा रहे तो हमारी ये मुड़ी भी, अंगुलियां भी घुस रही है ना, मतलब घूम रही है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पेच का नियम है वो क्या होता है? मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से मैच खाता है। समझ गए ना बात को? क्यों कहते हैं मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम को पेच का नियम या कॉर्क स्क्रू का नियम? उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं, प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ में विद्युत धारा व चालक को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा, बाकी मुड़ी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। समझ गए ना? एक बार एनसीईआरटी का भी चित्र हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप चित्र में, ये देखिए अंगूठा जो आपका देख सकते हैं, जो अंगूठा आपका है ये क्या बता रहा है? आपका धारा की, ये क्या बता रहा है? धारा की दिशा, यानी धारा दिशा इधर है। तो बाकी जो उंगलियां जो मुड़ रही साथी, ये जो उंगलियां जो मुड़ रही है ये जिधर मुड़ रही है, तो यानी कि इधर मुड़ रही है। इधर मुड़ रही है मतलब तीर का निशान, मतलब धारा चुंबक क्षेत्र की दिशा आपका इधर है, जिधर मुड़ेगा उधर तीर का निशान दे दीजिए। समझ गए ना? तो ये आपका साथियों क्या हो गया? मैक्सवेल के दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम। अब साथियों हम देखते हैं विद्युत धारा व वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले हमने क्या देखा? सीधा चालक लिया था, लेकिन अब की बार क्या करेंगे? उसी सीधे चालक को क्या करेंगे? वृत्त के रूप में साथियों क्या करेंगे? हम मोड़ देंगे। क्या करेंगे साथियों? वृत्त के रूप में हम क्या करेंगे? उसको मोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट साथियों, ये कॉन्सेप्ट हमने फुल कराया हुआ किस में जानते हैं? ये कराया हमने जब एलपी का हम एनालिसिस करा रहे थे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने उसको फुल वहीं पर एक्सप्लेनेशन कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी फुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो देखिए क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। सिंपल बात है, कुछ नहीं, चीज वही है, बस क्या कर दिए हैं, जो आपका चालक सीधा था उसको हम क्या कर दिए हैं? वृत्त के रूप में मोड़ दिए हैं। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक क्या है? चालक है, यानी कि तार है। तार क्या मतलब? चालक। तार मतलब चालक। अब ये क्या था साथियों? ये पहले क्या था? सीधा था। हमने पहले इसमें सीधा करके क्या किया था? विद्युत धारा को प्रवाहित किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उनके गुण क्या क्या है वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे? यही सीधा तार को हमने क्या किया है? वृत्त के रूप में मोड़ दिया, यानी कि लूप के रूप में मोड़ दिया है। अब इसमें से क्या करेंगे? करंट को प्रवाहित करेंगे और हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या क्या इसमें विशेषता होती है। तो सिंपल सी बात है, सेम वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, बस इसकी आकृति क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यानी कि आकृति चेंज होने से साथियों चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। समझ गए ना? तभी ना सीधा चालक था, अभी वृत्त कर दिए तो कुछ ना कुछ अलग है, तभी ना हम आपको पढ़ा रहे हैं। सीधा में अलग पढ़ाएं, वृत्त में अलग पढ़ाएंगे। समझ गए? अब देखिए ये दोनों छोड़ा जो इसका निकला हुआ, ये और ये, इनको क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। एक को जोड़ेंगे धनात्मक टर्मिनल से और एक को जोड़ेंगे ऋणात्मक टर्मिनल से। तो होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? जब चालक को करंट देंगे तो विद्युत धारा जब चालक को करंट देंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। अब होगा साथियों क्या? इस चालक को करंट देने पर इसमें इसके चारों, इस चार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन किस प्रकार का होगा वो बता देते हैं आपको साथियों। इसमें किस प्रकार होगा? इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो साथियों क्या होगा कि आपका संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होगा। और जैसे जैसे कि इस तार से अगर संकेंद्रीय वृत्त दूर हटता जाएगा ना, तार के प्रत्येक बिंदु से संकेंद्रीय वृत्त अगर दूर हटता जाएगा साथियों, तो होगा क्या?
कि वृत्तों का साइज जो है ना, जो संकेंद्री वृत्तों का साइज है वो बड़ा होता जाएगा। अब ये सारा पॉइंट हम आप लिख के दिए हैं, इसको चिंता मत करना, ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तार के अंदर जो है ना साथियों, अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, समान होगी। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर आ जाएगा ना, इसके केंद्र पर आ जाएगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो होगी वो एक सरल रेखा होगी। कैसी होगी, सरल रेखा होगी। समझ गए ना बात को। अब जितना बात बोले ना सबको हम क्या करते हैं साथियों, आपको हम समझाते हैं, लिख के जो उसमें समझाते हैं। बाकी ये चालक आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। यही चीज़ है, आपका देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या पूरा इसका चित्र हमने यहाँ पर इसको पूरा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। समझ गए ना। यानी कि देखिए कि जैसे इसको देखिए यहाँ पर क्या किया है, बैटरी से जोड़े हैं। देखिए ये एक छोड़ा को प्लस से जोड़े और ये एक छोड़ा को हम क्या किए हैं, माइनस से जोड़े, यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल से। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा आपको पता है किधर जाएगी, ये आपके ये क्या बोलते हैं, ये आपकी जाएगी प्लस साइड से, जाएगी 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 पूरा इधर जो है फ्लो होगी, प्रवाहित होगी करंट। तो देखिए इस बिंदु पर क्या है कि हमने वृत्त बनाया है, वृत्त बनाया है, वृत्त बनाया है। यानी कि सीधी सी बात है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक संकेंद्रीय वृत्त टाइप का पैटर्न बनेगा। समझ गए ना। तो जैसे जैसे देखिए साथियों, चालक से दूर जाते जा रहे हैं तो वृत्त का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता है। इधर भी देखिए चालक से दूर जाते जा रहे हैं तो वृत्त का साइज बड़ा होता जा रहा है, और भी दूर जाएंगे तो और भी बड़ा होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। देखिए ये आपका पूरा वृत्त हम नहीं बना है, ये आपका बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये आपका धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। लेकिन साथियों जैसे ये केंद्र पर आ गया, जैसे ये केंद्र पर आ गया, इसका केंद्र यहाँ पर होगा, इस जो वृत्त का है इसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो केंद्र पर आने के बाद ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वृत्त ना बनकर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। तो यही प्रश्न आया था इस बार एलपी में कि आपका जो है जब विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है तो केंद्र पर कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा होता है साथियों, ये होता है आपका सरल रेखा प्रतीत होता है। कैसा होता है, सरल रेखा प्रतीत होता है। और इसके अंदर जो है ना साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। क्या होती है साथियों, एक समान होती है। समझ गए ना बात को। अब जो पॉइंट लिखे हैं उसको समझाते हैं। अच्छा, अगर हम मान साथियों ये तो हमारा एक तार का कुंडली है, ये क्या साथियों, एक तार का कुंडली है। अगर ऐसा ऐसा हम बहुत सारा तार ले लें, यानी कि अनेक फेरा दे दें तार का, हमने आपको एक तार लेकर बताया था ना, अब मान चलो ऐसा ऐसा बहुत चालक ले ले, बहुत तार का हम फेरा कुंडली टाइप का बना ले, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमको ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई। अब पहले करंट एक तार में बह रहा था, अब दूसरा तार में बहेगा, तीसरा तार में बहेगा, ऐसे बहुत सारे तारों में बहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सभी तारों से क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। और उनको जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा वो प्रबल चुंबक क्षेत्र मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्रबल चुंबक क्षेत्र मिलेगा। समझ गए ना। अब जो लिखे हैं वो सबको आप देख लीजिए। विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, चालक से दूर जाएंगे तो वृत्तों का साइज बढ़ता जाएगा, और वृत्तों का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी साथियों क्या होगी, कम होगी। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ध्रुव से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और ध्रुव के नज़दीक है तो आपका चुंबक क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है। फिर साथियों आपका केंद्र पर इन संकेंद्रीय वृत्तों के जो चाप हैं वो कैसे प्रतीत होंगे, सरल रेखा जैसे प्रतीत होंगे। मैंने आपको बता ही दिया। तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। कहने का मतलब है तार का प्रत्येक भाग पर क्या हमारा, ये प्रत्येक भाग जो तार का है सभी भाग क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है करंट देने के बाद, क्योंकि करंट सभी में प्रवाहित हो रही है, पूरी तार में ही प्रवाहित हो रही है, इसलिए प्रत्येक बिंदु हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है। समझ पा रहे हैं साथियों। और लाइक तो करते ही जाइएगा अगर समझ रहे हैं तो। तथा पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है। ये भी बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया। पास के भीतर क्या होती है, पास मतलब वही लूप जो अंदर का पार्ट एक ही दिशा में होती है। यही सारे क्वेश्चन कैसे आएगा, बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है। इस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और आप पढ़े होंगे नहीं है, बोलेंगे अरे बड़ी हार्ड क्वेश्चन आया है, छोड़ना है, पड़ जाएगा। तो क्यों छोड़ेंगे भाई। नेक्स्ट है, यदि कुंडली एन फेरों वाली हो। एन फेरों वाली मतलब क्या है, अभी यहाँ पर क्या था, एक फेरा था, मान चलिए 10-12 फेरा ले लिए, 5-10-12 फेरा ले लिए, तो पूरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता ज़्यादा होगा। अरे भाई एक फेरा से जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है और वही हम 10-12 फेरा लगा दें तो 10-12 फेरा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है। तो सबको वो सब क्या होते हैं, संयोजित हो जाते हैं, तो संयोजित होकर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। समझ गए साथियों। तो वही लिखें, अगर कुंडली एन फेरो वाली होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी एन गुना प्रबल होगा। समझ गए साथियों ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
अब मेरे साथियों पढ़ते हैं परिनालिका के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, सोलेनॉइड कहते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकल से समझेंगे कि परिनालिका बनता कैसे है, सोलेनॉइड बनता कैसे है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फिर वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यानी कि पास पास लिपटा है, लिपटा मतलब एकदम उसको कहिए ना, लपेट दिए हैं किसी के ऊपर। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब क्या है, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो, या बोल सकते हो अचालक पदार्थ। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को, यानी कैसा होगा, बेलन का आकृति होगा, अनेक फिर वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो परिनालिका समझते हैं, परिनालिका आखिर होता कैसा है। क्या कह रहा है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए हमारे पास तो ये तांबे का तार नहीं है, जो तार है मैंने आप ये चार्जर का तार ही हमने ले लिया है आपको समझाने के लिए। ये आपका क्या है, विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी कैसे, देखिए जो मेन आपका तार है वो इसके अंदर है, ये ऊपर जो लगा है ये विद्युत रोधी है ना। मान चलिए इसमें करंट बह रहा है तो हम इसको छुएंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ये लगा है परत, आपका जो कवर लगा, ये विद्युत रोधी होता है। तो विद्युत रोधी तांबे के तार को पास पास लिपटे किसी अचालक पदार्थ पर, ये क्या हमारा अचालक पदार्थ है, इस पर लपेट के अनेक फेरों वाली, क्या अनेक फेरों वाली, अनेक फेरा मतलब बार बार फेरा देते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो आकृति बनेगा ना बेलन की आकृति का, उसको हम क्या बोलेंगे साथियों, उसको बोलेंगे परिनालिका बोलेंगे। ऐसे समझाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या अचालक पदार्थ है, ये हमारा क्या अचालक, इस पर करंट नहीं बहेगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, ये तांबे के तार को ऐसे हम कर क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं साथियों, हम लपेट रहे हैं। ऐसे देखिए लपेट जो रहा है मतलब इसको फेरा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फेरा। तब ना बोले अनेक फेर वाले, इसको क्या दे रहे हैं, हम फेरा दे, इस तरह से फेरा दिए। अब जो देखिए ये बेलन का जैसा नहीं बन गया क्या, अरे भाई ये तो तार जो बन गया आपका, ये बेलन का जैसा नहीं बन गया। अब इसको जरा हम निकाल देते हैं बाहर। अब इसको जब इसे हम निकालते हैं साथियों, ये तार को निकालते हैं तो ये जो आपका बना है साथियों, ये जो बना है आपका साथियों, ये जो बना आपका देखिए थोड़ा टूट जाएगा, क्योंकि अब ये जो बना है ना आपका साथियों टूट गया। देखिए जो बना आपका ना, वो आपका क्या बना साथियों, ये बना आपका परिनालिका बना। क्या बना साथियों, परिनालिका बना। समझ गए ना। तो परिनालिका उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल जो आता है, फेरा तार का देते जाइए तो वो जो कुंडली बनेगा उसी कुंडली को क्या करें, परिनालिका कह रहे हैं। ठीक है ना। मैं आपको एनसीईआरटी में इसका चैप्टर है, जो चित्र है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ समझ के। बाकी आप समझ गए होंगे कैसे बनता है, फेरा देते जाइए, वो तो जाएगा वो आपका परिनालिका। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक चित्र है, ये जो लिया गया, ये जो लिया गया, ये आपका क्या है, कोई अचालक पदार्थ है। इस पर क्या किया है, देखिए ये आपका क्या है, लपेटा गया। क्या किया है, लपेटा गया, यानी कि अनेक फेरा दिया गया है। और जो ये आकृति हमारा बना है बेलन के जैसा, ये बेलन के जैसा ये तो दिख रहा है, ये आकृति परिनालिका कहलाती है। समझ गए ना बात को। तो परिनालिका ऐसा ही होता है। अब इसकी क्या क्या खासियत है, परिनालिका की क्या क्या विशेषता है, उन चीज़ों को हम साथियों देखेंगे। उन चीज़ों को देखने के लिए एक और चित्र है, उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ आप साथियों और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से साथियों, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है अनेक फेर वाले दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना। इस तरह से ये आप क्या परिनालिका का कुंडली बनाया, यानी कि परिनालिका निर्माण किया गया। इनको क्या करते हैं साथियों, बैटरी से जोड़ते हैं। हम सब चीज़ लिखा भी देंगे आपको, चिंता मत कर लीजिए, पहले समझ लीजिए। इसको क्या कहते, देखिए यहाँ पर बैटरी से हम जोड़ दिए, दोनों तरफ बैटरी से, एक सिरा को धनात्मक टर्मिनल से, दूसरे सिरा को ऋणात्मक टर्मिनल से, और कुंजी दबा दिए। तो कुंजी दबाने के बाद क्या होगा, ये बंद परिपथ हो गया। बंद परिपथ में ही धारा बहती है, खुला में नहीं बहती है। तो क्या होगा साथियों, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे धारा बहना स्टार्ट हो जाती है, प्लस से धारा इधर से निकलती है, तो इसके चारों ओर साथियों क्या होने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। देखते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया है। सेम इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। यानी हम कह सकते हैं साथियों कि परिनालिका जो है ये एक तरह से क्षर चुंबक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, क्षर चुंबक की तरह कार्य करती है। क्योंकि साथियों क्षर चुंबक में क्या होता है, क्षर चुंबक में क्या होता है, एक सिरा एन होता है और एक सिरा एस होता है। आप ये एस और एन किधर भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो क्षर चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपकी एन से एस निकलती है, एन से एस निकलती है। तो परिनालिका में देखो भाई एन से एस निकल रहा है, इधर चित्र ने एन इधर बनाया, तो एन से एस देखिए, एन से एस आपका इधर ये दिया हुआ है। यानी कि देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये आपका क्या क्षर चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। क्षर चुंबक की तरह क्या हो रहा है, कार्य कर रहा है। समझ गए। इधर भी आपका सेम है, इधर भी आपका क्या है, सेम है। और बंद परिपथ भी बना रहा है, बंद परिपथ भी आपका बना रहा है, बंद वक्र भी बना रहा है। तो समझ गए ना। तो परिनालिका आपका क्या है, क्षर चुंबक की तरह कार्य करता है। और साथियों क्या खासियत बात है कि परिनालिका के अंदर जो साथियों है ना, अंदर जो है, अंदर देखिए, अंदर जो आपका है ना,
ये आपका क्या है, चुंबक क्षेत्र रेखा एक समांतर है। क्या साथियों, देखिए समांतर नहीं दिख रहा है, ये चुंबक क्षेत्र रेखा क्या आपको समांतर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा हो। तो यानी कि परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखा क्या होती है, समांतर होती है और सरल रेखा, देखिए नहीं एकदम सीधा रेखा दिख रहा है, सरल रेखा, तो समांतर और सरल रेखा होती है परिनालिका के अंदर, समझ गए ना। और एक ही दिशा में होती है, क्या साथियों, एक ही दिशा में होती है, इस बात को ध्यान रखना। समांतर होती है, सरल होती है और आपका एक ही दिशा में होती है, समझ गए ना। तो ये आपका क्या है, आपका परिनालिका की विशेषता। और साथियों क्या, अगर साथियों हम इस परिनालिका के अंदर किसी नरम लोहे को रख देना तो वो साथियों विद्युत चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, विद्युत चुंबक बन जाता है, ठीक है ना। अब हम सारा चीज़ आपको क्या करते हैं, समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो चित्र था ये किसका था, परिनालिका का था। किसका साथियों, परिनालिका का था। अब जो पूरा हम आपको लिख देते हैं जो हमने लिखा, ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर पाइएगा। देखिए ये हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप भी अच्छे तरीके से समझ जाए, बोले जो उसको लिख लिए अच्छे तरीके से, या नहीं लिखिएगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर दे ही दे रहे हैं हम। यह एक क्षर चुंबक की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें एक सिरा N तथा दूसरा सिरा S, हमने आपको बोल ही दिया, ठीक है ना। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, समांतर होती है, सरल रेखाओं की तरह होती है। और साथियों क्या, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर, परिनालिका कैसे बनेगा, एक बार फिर से यहाँ अब हम आपको ऐसे बना के ऑरली बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई क्या औचालक पदार्थ है, क्या साथियों, ये आपका एक औचालक पदार्थ है, ये क्या औचालक पदार्थ है। अब इसको क्या करें, अनेक फिर वाली कुंडली क्या करें, इसको हम लपेट दें, तो ये आपका सिंपल बात, ये क्या बन गया, परिनालिका बन गया। क्या बन गया, ये परिनालिका बन गया। एक सिरा ये N की तरह कार्य करता है, एक सिरा ये S की तरह कार्य करता है। इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, सिंपल बैटरी से जोड़ दीजिए, कुंजी लगा दीजिए, तो ये भी आपका क्या बन गया, परिनालिका बन गया। और जिसे करंट प्रवाहित करेंगे तो ये आपका N से S आपका निकलता जाएगा, N से S आपका निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। और इसके अंदर क्या होगी, चुंबक क्षेत्र रेखाएं समांतर होगी, सरल रेखाएं होगी और एक ही दिशा में होगी, समझ गए ना बात को। और प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र क्या होगा साथियों, समान होगा, समझ गए ना। तो वो यहाँ पर हम लिखे हैं सब चीज़ आपके लिए। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, यानी कि इसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी इससे होगा यहाँ पर, ठीक है, इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, समझ गए ना। तो परिनालिका के भीतर क्या होता है, चुंबक क्षेत्र कैसा होता है, समांतर होता है, सरल रेखा में होता है, एक ही दिशा में होता है और आपका सरल रेखा होता है और एक समान चुंबक क्षेत्र होता है, समझ गए ना। और साथियों परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबक क्षेत्र का उपयोग, यानी परिनालिका के भीतर जो प्रबल चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो समांतर रेखा में चल रही है, उसका उपयोग क्या करता है, उसका उपयोग हम किस में करेंगे, उसमें कोई नर्म लोहे का क्रोड रख दीजिए तो वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता रहेगा। और विद्युत चुंबक तब तक कार्य करता रहेगा जब तक परिनालिका में करंट चल रहा है। अगर परिनालिका में करंट देना बंद कर देंगे तो आपका वो विद्युत चुंबक काम नहीं करेगा, क्योंकि परिनालिका में हम करंट दे ही नहीं रहे हैं, तो परिनालिका में विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, प्रबल चुंबक क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, तो कहाँ से वो नर्म लोहा का क्रोड विद्युत चुंबक का कार्य करेगा, समझ गए ना बात को। तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये मान लीजिए परिनालिका का N ऐसा, ये ऐसे, ये दोनों आपको पता है कार्य करेगा। इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। अच्छा ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई मेरे भाई, ऐसे नहीं, ठीक है ना। परिनालिका ऐसे नहीं बनता, परिनालिका ऐसे बनता है। कुंडली तो पहले लपेटिए, तो तार का ये क्या कर दिए, तांबे के तार हम लपेट दिए, ठीक है ना। इसको क्या किए हैं साथियों, इसको हम बैटरी से जोड़ दिए हैं, कुंजी लगा दिए हैं, और ये आपका इधर से कुछ हो गया। कुंजी बंद कीजिए तो क्या बहेगा, धारा बहेगा। और आपको पता है कि इसका परिनालिका का एक सिरा N की तरफ, दूसरा S की तरफ, तो मान लीजिए इधर N है तो ये S से जाएगा, N है S से जाएगा, इधर भी सेम कंडीशन, दो ही हम लेते हैं, क्या लेते हैं, दो ही लेते हैं। और अंदर भी जाएगा, समझ गए ना भाइयों। तो अंदर भी आपका ये जाएगा। तो इसके अंदर साथियों क्या है, प्रबल चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है, शक्ति जो वो ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर हम कोई नर्म लोहा का क्रोड रख देना, इसके अंदर अगर हम नर्म लोहा का क्रोड रख दें तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। अब बोलोगे विद्युत चुंबक क्या होता है, तो मेरे भाई विद्युत चुंबक कोई अस्थायी चुंबक बोलते हैं, शुरू में ही हमने बताया है, समझ गए ना। चुंबक दो प्रकार के बताए थे, एक अस्थायी चुंबक और एक बताया था अस्थायी चुंबक, समझ गए ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इसके अंदर अगर हम नर्म लोहा का क्रोड रख दें तो वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगा। और कब तक कार्य करेगा, जब तक करंट इसमें बह रहा है, करंट देना बंद तो विद्युत चुंबक नहीं बन पाएगा। इसीलिए तो बोले हैं विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, समझ गए ना बात को। चलिए आगे बढ़ें। परिनालिका के बारे में फुल कॉन्सेप्ट हो गया, अब इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा।
अब साथियों हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत मोटर जो समझ सुने हैं ना, विद्युत मोटर, उसमें इनका यूज होगा। विद्युत मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या बताया साथियों, इन्होंने बताया इस नियम के अनुसार, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए। यानी क्या कह रहा है, बाएं हाथ को तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। यानी तीनों जो है आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि ऐसा हुआ तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगूठा के मध्यमा कहाँ गया, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाली बल की दिशा, या कह सकते हैं चालक पर गति किधर हो रहा है, चालक गति किधर कर रहा है, वो बताएगा। ये समझ नहीं आया होगा ना, अब बताते हैं आपको हम प्रैक्टिकल से। देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया है, बाएं हाथ का नियम। हालांकि दाएं हाथ का नियम भी बताया, दाएं हाथ आगे बताएंगे अभी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बोला कि आप जो है ना, मेरा नियम ऐसे फॉलो कीजिए कि बाएं हाथ लीजिए और उसके तर्जनी, ये आपका साथियों क्या होता है, ये तर्जनी होता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं अंगूठा। इस तीनों को इस प्रकार सजाइए या फैलाइए कि तीनों आपस में लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। सीधी सी बात है। तो हम इसको कुछ इस तरह से फैला लिया, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ एकदम बंदूक की नोक की तरह फैला लिया, ठीक है ना। तो ये तीनों जो साथियों है ना, ये तीनों के आपस में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सिंपल सा बात ये कहना चाह रहा है फ्लेमिंग। तो अगर ऐसा आप सजावट कर लेते हैं उंगलियों का, बाएं हाथ की उंगलियों का तीनों को, तो होगा क्या कि ये जो निकल रहा है आपको, ये जो निकल रहा है, इसको बोलेंगे तर्जनी। ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये बताएगा साथियों आपका, ये जो निकल रहा है इसे, ये बताएगा करंट का डायरेक्शन, कि चालक में करंट आखिर किधर की ओर है, करंट का डायरेक्शन किधर है। समझ गया ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये करंट के। तो बचा खुचा कौन, बचा खुचा ये अंगूठा आपका। तो ये अंगूठा आपका क्या बताएगा, ये बताएगा जो चालक है उस पर बल किधर लग रहा है, चालक जो उस पर बल किधर लग रहा है, चालक गति किधर कर रहा है, ये चीजें आपको बताएगा कौन, ये आपका अंगूठा बताएगा। अभी हमने बता दिया कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर जो हमारा काम करती है वो फ्लेमिंग, जिसमें जो आर्मेचर पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है। आर्मेचर क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, घबराइए मत, ये सब वर्ड सुन के सब बताएंगे। आर्मेचर पर जो बल लगता है, किधर बल लगता है, इसे रोटेट होता है, मोटर घूमता है ना इसे, तो उसमें क्या होता है, बल लगता है, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से उस बल को पता कर पाते हैं कि बल इधर इधर घूम रहा है कि इधर इधर, मतलब चालक इधर इधर घूम रहा है कि इधर इधर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है वो सिंपल हम पता कर सकते हैं। तो समझ गए इस बात को। अंगूठा ये अंगूठा बताएगा चालक पर बल किधर लग रहा है, यानी कि चालक गति किधर कर रहा है, ये बताएगा धारा की दिशा, ये बताएगा तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा। बस सिंपल बात है और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात भी मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का भी नियम सीख लेते हैं, क्यों आगे उसको हम जो है आगे बढ़ाएं। अब दाएं हाथ का नियम सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस यहाँ पर दाएं हाथ का नियम है, सेम वही करना है। तर्जनी चुंबक क्षेत्र, तर्जनी अंगूठा, तर्जनी मध्यमा और अंगूठा इसमें भी लेना है। देखिए तर्जनी अंगूठा और मध्यमा इसमें भी लेना है, सब सिंपल इसमें भी है। अगर साथियों इसमें क्या है, अगर आपका तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही बताएगा। क्या बताएगा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही बताएगा। और आपका अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएं, तो मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगा। मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगा। ये साथियों क्या आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अच्छा एक चीज आपने देखा, एक चीज आपने क्या देखा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम दोनों में सब चीज एक के बताता है। तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र बताया, और आपका मध्यमा धारा की दिशा बताया, और अंगूठा आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा या चालक किधर गति कर रहा है उसकी दिशा बताया। लेकिन बस अंतर क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अगर आपका तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ये तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है और मध्यमा धारा की दिशा बता रहा है, तो बाद में देखेंगे कि ये किधर बल लगा रहा है। और सेम चीज इसमें भी है, बस अंतर क्या है, इसमें भी पहले वही देखते हैं, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और अंगूठा, अंगूठा क्या, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में भी नियम में था, अंगूठा क्या दिखाता है, फ्लेमिंग के आपका अंगूठा क्या दिखाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। बस अंतर क्या था कि इसको लास्ट में बताते, इसको क्या करते थे, लास्ट में बताते थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, लेकिन इसमें इसको दूसरे नंबर बता रहे हैं। और लास्ट में कौन बच गया, धारा, मध्यमा। तो ये क्या बताएगा आपका, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि इंड्यूस करंट बताएगा। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इसको यूज करते हैं जनरेटर में। किसमें यूज करते हैं, जनरेटर में हम करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोनों नियम समझ गए। आइए अपना थ्योरी पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल।
यानी कि साथियों कहने का मतलब ये है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबक का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी धारावाही चालक जिसमें कि करंट बह रहा है उसको हम क्या कर रख रहे हैं, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अभी हमने आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का पूरा रूल पढ़ा दिया। अब इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ते हैं इसको क्या कह रहे हैं। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर बल लगता है। पहला क्वेश्चन तो आपको इस बन जाएगा कि जब किसी धारावाही चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या महसूस करता है चालक, तो वो महसूस करता है, एक फोर्स महसूस करता है। इस बात को ध्यान रखना। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने बताया चुंबक को भी विद्युत धारा चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखेंगे तो चालक पर बल लगेगा, तो चालक भी चुंबक क्षेत्र पर क्या करता है, बल लगाता है। चालक भी क्या करता है, चुंबक पर बल लगाता है। किस पर बल लगाता है, चुंबक पर बल लगाता है, लेकिन समान लगाता है, समान बल लगाता है, लेकिन विपरीत दिशा में। ये एक बात किसने कही थी, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि ये बात किसने कही थी, आंद्रे मैरी एम्पियर ने कही थी, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखना। अच्छा, और पॉइंट है, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होगा। अभी मैं इसको चित्र से बताऊंगा। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होगा जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। टॉपिक हमारा क्या साथियों है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे किसी धारावाही चालक को। अब आपको इधर देखना, थोड़ा सा 1 मिनट आप थोड़ा इधर देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या साथियों, चुंबक है। क्या है, चुंबक है। और चुंबक का साथियों क्या होता है, तो बोलिएगा सर एगो दिशा तो इसका एन होता है, यानी दिशा का एगो ध्रुव एन होता है और एगो ध्रुव इसका एस होता है। अब हमें जरा आप ये भी बता दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो बोलिएगा ये तो हमको पता है बढ़िया से, ये आपका एन से एस होता है। कैसे होता है, एन से एस होता है, समझ गए ना। तो एन से एस होता है, ये इतना आपको पता है ना। अब हटाइए, अब देखते हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा। तो ये हम क्या ले लिए साथियों, ये हम ले लिए हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा। क्या ले लिए हैं, चुंबक क्षेत्र की दिशा ले लिए हैं। तो ये किधर है, एन से एस है। क्या ये एन से एस है, ये आपका एन से एस है। तो 2-3 चुंबक क्षेत्र की रेखा हमने ले लिया। अब इस चुंबक क्षेत्र की दिशा में क्या रखेंगे, कोई धारावाही चालक रखेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, ये हमारा क्या है, इस चालक को क्या करते हैं, अलग कलर से बनाते हैं, ठीक है। इस चालक को क्या करते हैं साथियों, हम अलग कलर से चलो यही रहता है। इस चालक क्या करते हैं हम, एक चुंबक क्षेत्र में रख दिए। और ये क्या है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इसमें क्या है, करंट प्रवाहित हो रहा है। इसमें क्या साथियों, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। इसमें आपका साथियों क्या है, करंट प्रवाहित हो रहा है। तो ये चालक को कहाँ रखे हम, तो बोलेगा सर चुंबक क्षेत्र में रखे हैं। तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो ये चालक भी क्या करेगा, चुंबक पर बल लगाएगा। ये बात कहा था आंद्रे एम्पियर ने, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और बल अधिकतम कब लगेगा, देखिए चालक में विस्थापन का मतलब क्या, हटना, गति करना। तो गति कब करेगा भाई, उसको कोई धकेलेगा तभी ना गति करेगा। यानी कि इस चालक पर क्या लग रहा है, बल लगेगा। या तो इधर हंसकेगा या तो इधर हंसकेगा, चुंबक क्षेत्र में जब इसको रखा जाएगा। तो अब कह रहा है चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होगा जब विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। यानी कि जो विद्युत धारा की दिशा है ना, अगर चुंबक क्षेत्र की, यानी सिंपल बोलिए चालक जो है ना, जब इस चालक को इसके लंबवत रखा जाएगा ना, तो आपका क्या है, चुंबक क्षेत्र चालक में विस्थापन साथियों क्या है, वो आपका अधिकतम होगा। सिंपल सी बात ये आपका कहना सर। अब इसको चित्र में लेके चलते हैं। तो साथियों यहाँ एक आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे आपको हम। देखिए ये आपका स्टैंड लगाया गया है। स्टैंड क्यों लगाया गया, इसमें चालक को लटकाया गया। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या, एक चालक है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें क्या बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है। इसको अच्छे से बांध के लटकाया गया है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि धारावाही चालक है। इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ा है, इधर देखिए बैटरी से जोड़ा है, दोनों सिरों को बैटरी से आपका इधर जोड़ा हुआ है, यानी कि इसमें करंट बह रहा है। जब इसको साथियों किसी चुंबक क्षेत्र में लाया जाता है, चुंबक क्षेत्र। तो चुंबक क्षेत्र आपका क्या है, ये आपका देखिए चुंबक है ना, ये चुंबक के बीच में इसको रखा गया। ये चुंबक इसको बीच में रखा गया ना, ये चुंबक है इसके बीच में रखा गया है। तो ये चालक क्या करेगा, ये चालक आपका क्या करेगा, ये चालक एक बल महसूस करेगा, या तो इधर खसकेगा या तो इधर खसकेगा। कब, जब इसमें करंट आपको, जब इसमें करंट देंगे, करंट बंद करेंगे, इसमें कोई चालक प्रवाहित कोई इस पर बल नहीं लगेगा। तो वही कहने का मतलब है, जब किसी चुंबक क्षेत्र में, अब ये आपका क्या है, चुंबक है, इसका क्या होगा, चुंबक क्षेत्र होगा। तो इस चुंबक क्षेत्र में किसको रखे हैं, तो इस चालक को रखे हैं। तो ये चालक क्या करेगा, बल महसूस करेगा। अब मैंने क्या बोला था कि जब इसमें जो है विस्थापन उस समय अधिक तक हुआ, यानी कि उस समय ये ज़्यादा गति करेगा। कब ये ज़्यादा गति करेगा, जब करंट का डायरेक्शन जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। जब करंट का डायरेक्शन चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो,
चुंबक क्षेत्र के साथ क्या हो, लंबवत हो, यानी कि बी मतलब क्या, चुंबक क्षेत्र होता है। तो आई जो है अगर बी के लंबवत है तो चालक में विस्थापन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी बताइए यहाँ पर इस चित्र में जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है, तो बोलिएगा, सिंपल सी बात है, ये देखिए ए एन है, यानी चुंबक क्षेत्र की दिशा एन से एस है, क्योंकि हमेशा एन से एस होता है, इस तरह से है। तो अभी तो ये लंबवत नहीं है, ये इसमें धारा ऐसे बह रहा है ना, इसमें धारा आपका साथियों ऐसे बह रहा है, धारा ऐसे बह रहा है, ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, ऊपर गया 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 गया, यानी ऐसे बह रहा। तो अभी ये लंबवत नहीं है, जिसमें लंबवत रहेगा ना तो उस समय जो है चालक में विस्थापन अधिकतम देखने को मिलेगा। समझ गए ना। तो ये आपका एक था इसमें, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका जो टॉपिक है वो आपको बस याद क्या रखना है, जो कि आप प्रश्न बना सकते हैं, वो कि जब किसी धारावाही चालक में हम जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो वो धारावाही चालक एक बल का महसूस करता है, और बल ज़्यादा तब लगेगा जब विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र के दिशा के लंबवत। दैट्स इट, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सा, हृदय है और मस्तिष्क है। इस पॉइंट को साथियों क्या कर लीजिएगा, आप याद रख लीजिएगा, है ना। हृदय और मस्तिष्क में क्या होता है साथियों, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न है। उत्पन्न ये नहीं होगा तो ये अच्छे से काम ही नहीं करेगा, मानव शरीर ठीक ठाक से काम नहीं कर पाएगा सुचारू रूप से, ठीक है ना। हृदय और मस्तिष्क, समझ गए ना। और कुछ पॉइंट जैसे एमआरआई है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। इससे क्या होता है साथियों, प्रतिबिंब बनाने में क्या होता है, मदद मिलता है शरीर के आंतरिक भागों में। तो क्या होता है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। इस बात को आप फुल फॉर्म को आप याद रख लीजिएगा, कितना बार ये पूछा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साथियों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी साथियों हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल से समझाएंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिकल से समझाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। साथियों समझते हैं क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली में, अब कुंडली हमको बार बार बोलना जरूरत नहीं है, कुंडली आप समझ चुके हैं क्या होता है, बार बार मैं इसके बारे में नहीं समझाऊँ। कुंडली क्या है, सिंपल अनेक फेरों वाली कोई चालक है उसको कुंडली बोल देंगे, है ना। तो जब किसी कुंडली में चुंबक को गति कराया जाता है, अभी इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे, चिंता मत कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। इस घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, शॉर्ट में लिखा है। इसकी खोज 1831 में माइकल फैराडे ने की थी। साथियों मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेड आपने सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया। ऑस्ट्रेड ने क्या खोज किया, तो बोलेंगे ऑस्ट्रेड ने कुछ नहीं खोज किया, इन्होंने बस इतना बताया कि कोई चालक था, उसमें करंट दी है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यानी कि चालक में करंट देने, ये करंट देके चुंबक प्राप्त कर लिया, करंट देके चुंबक प्राप्त कर लिया। लेकिन फैराडे ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेड ने करंट देके चुंबक वाला गुण प्राप्त कर लिया, तो हम इसका कुछ उल्टा करते हैं, हम भी इससे कुछ अलग करके दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, हम चुंबक देख के इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर लेंगे। ये फैराडे ने सोचा था और बिल्कुल सही भी हुआ। इन्होंने क्या किया, फैराडे ने आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र से क्या प्राप्त कर लिया, इंड्यूस करंट प्राप्त कर लिया, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर लिया। तो ये किसने प्राप्त किया था, फैराडे ने। और फैराडे ने किसकी खोज की, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। और ऑस्ट्रेड ने किसकी खोज की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझते हैं, प्रैक्टिकल से समझते हैं। क्या समझते हैं, प्रैक्टिकल से समझते हैं। साथियों समझने का प्रयास करिएगा, विद्युत चुंबक प्रेरण मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए साथियों, ये आपका क्या एक प्रकार का कुंडली, अभी सब सुनिए जो बोल रहा हूँ, बाद में देखिए कैसे कैसे हो रहा है। ये आपका एक प्रकार क्या कुंडली है। मैंने परिभाषा में क्या बोला था कि कुंडली में जब चुंबक को गति कराते हैं तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे हमें करंट प्राप्त होता है। क्योंकि फैराडे ने यही दिमाग लगाया, हम क्या करेंगे, चुंबक से क्या करेंगे, करंट को प्राप्त करेंगे। और इसको हम समझने के लिए एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा। ये आपका साथियों क्या है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि जी से सूचित करते हैं। गैल्वेनोमीटर साथियों क्या होता है, ये आपका होता है, ये छोटी से छोटी करंट आएगी ना, एकदम 0.001 एम्पियर भी आएगा ना, तो उसको भी ये गैल्वेनोमीटर माप देगा कि न कुछ करंट आ रहा है। बाकी एक होता है एमीटर, जो कि मैंने आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा दिया। अब जरा नोटिस कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि किसी चालक में चुंबक को गति कराने से। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए साथियों, जा रहा गति हो रहा है। फिर से देखिएगा, समझिए ध्यान से, देखिएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें नोटिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये इससे बाहर आ रहा है,
तो आपका क्या है साथियों, फिर भी हमें यहाँ पर इसके सुई में विक्षेप देखने को मिल रहा है। यानी सुई में विक्षेप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, विक्षेप का मतलब इधर उधर डोल रहा है। इसका मतलब साथियों ये है कि आपका कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, यानी कि एक चुंबक क्या है, इसके अंदर गति कर रहा है। अरे बाहर अंदर जा रहा है ना, बाहर अंदर जा रहा है तो क्या है, गति ही कर रहा है ना। तो गति कर रहा है मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है, इस चुंबक का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके चुंबक क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जिससे इंड्यूस करंट हमें मिल रहा है, इससे इंड्यूस करंट हमें मिल रहा है। अगर ये चुंबक को गति नहीं कराएंगे ना, रुक जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका यानी कि कुछ भी धारा हमें नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है इस चुंबक को आपको गति कराते रहना है, इस कुंडली में गति कराते रह रहे हैं तो हमें करंट साथियों कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। और ये चुंबक अगर गति करना रुक जाए तो ये आपका गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिएगा अब नोटिस कीजिएगा, जिस समय आपका जो ये चुंबक रुक जाएगा ना, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का सुई जीरो होगा। आप नोटिस करिएगा खुद, मैं नहीं बोलूंगा। तो साथियों आप समझ गए होंगे, ये गैल्वेनोमीटर का सुई जीरो उस समय हो जाता है जब ये चुंबक गति नहीं करता। चुंबक को अंदर बाहर कर रहे हैं तो ये क्या होता जा रहा है, गति कर रहा है। तो गति करने से क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, इंड्यूस करंट। यानी कि इससे क्या होता है साथियों, एक होता है ईएमएफ फोर्स। क्या होता है, ईएमएफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल से क्या होता है, विद्युत धारा यानी कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा समझाता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है साथियों। यहाँ पर देखिए ये चुंबक क्या हो रहा है, जैसे इससे नजदीक आएगा, यानी कि नजदीक आएगा तो ये क्या होगा, फिर भी हमें इस सुई में विक्षेप देखने को मिलेगा। रुक जाएगा तो यहाँ पर सुई आपका क्या रुक जाएगा, यानी कि कुछ भी आपका करंट नहीं दिखाएगा, ठीक ना। ठीक है, आ रहा है तो आपका क्या है, चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसका चुंबक क्षेत्र में क्या हो रहा है साथियों, परिवर्तन। जैसे ये देखिए नजदीक दूर भागेगा ना, दूर भागेगा तो इसके चुंबक क्षेत्र की संख्या घटती जाएगी, और ये नजदीक आएगा तो चुंबक क्षेत्र की संख्या बढ़ती जाएगी। क्या साथियों, बढ़ती जाएगी। तो इसके चुंबक के क्षेत्र में साथियों क्या होगा, लगातार परिवर्तन होते रहता है, और चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो आपका क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब हम समझते हैं विद्युत मोटर को। चुंबक की प्रेरणा आप अच्छे से समझ गए हैं, जो चीज़ उसके बारे में आएगा एग्जाम में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। विद्युत मोटर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न इसमें क्या आ सकता है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि किसको किस में बदलती है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, विद्युत मोटर क्या करता है, इसको करंट देंगे ना तो ये हमें यांत्रिक ऊर्जा देगा। करंट दिए इसका मतलब क्या किए, विद्युत दिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा दिए, उससे ये हमें क्या देगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। बस ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अभी और इसका संरचना भी देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसकी संरचना में कौन कौन सा अवयव है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से विद्युत मोटर के कौन कौन से अवयव निम्नलिखित में से नहीं है ना, या बोल दे कौन सा कथन इसके बारे में गलत है, इस तरह से वो पूछ सकता है। तो विद्युत मोटर में क्षेत्र चुंबक होता है, उसके बाद आर्मेचर होता है जिसको हम कुंडली भी बोल सकते हैं। आर्मेचर को क्या बोल सकते हैं, कुंडली भी बोल सकते हैं। उसके बाद विभक्त वलय होता है जिसे स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, ये आपका आधा आधा होता है, अर्धवृत्त टाइप का होता है। और उसके बाद कार्बन ब्रुश होता है। इन दोनों को, अब कार्बन ब्रुश का इसमें क्या काम है, पहले इसका काम देख लेते हैं, विभक्त वलय का क्या काम होता है। चलिए मैं आपको चित्र से ही समझाता हूँ इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इस चित्र में विद्युत मोटर की संरचना को समझते हैं। मैंने क्या बोला कि विद्युत मोटर में क्या होता है, क्षेत्र चुंबक होता है। तो ये एक क्षेत्र चुंबक, ये एक क्षेत्र चुंबक, यानी कि दोनों का ध्रुव इसमें दिया गया है। इसके बीच हम क्या रख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है एक टाइप का कुंडली टाइप का, इसको ये आयताकार टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं साथियों कुंडली, यानी कि आर्मेचर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यही क्या होता है साथियों, यही आपका घूमता है, यही क्या होता है साथियों, घूमता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, दो विभक्त वलय होते हैं। देखिए ये आपको एक विभक्त वलय ये दिख रही है, आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं होता है, वृत्त टाइप का आधा होता है। इधर ये एक हो गया और इधर ये एक हो गया, तो दो क्या होते हैं, विभक्त वलय। कितने होते हैं, दो विभक्त वलय होते हैं। और इससे देखिए जुड़ा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दो कार्बन ब्रुश एक्स और वाई दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, कार्बन ब्रुश होता है। साथियों होता क्या है, इनको क्या करते हैं हम, परिपथ से जोड़ देते। देखिए यहाँ पर परिपथ से इनको क्या किए हैं, जोड़ दिए। कुंजी दबाएंगे तो क्या होगा, धारा इधर से बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम साथियों लगता है, तो होता साथियों क्या है कि ये जो हमारा है ये क्या है, एन, अब चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से एस होगी। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से एस होगी। अब चुंबक क्षेत्र में किसको रखा गया है, इस चालक को रखा गया, इस चालक को रखा गया। और ये चालक कैसा है, तो बोलिएगा धारावाही चालक है। और हमने आपको कुछ देर पहले पढ़ा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो ये जो चालक जो रखें साथियों, इस पर क्या लगता है, बल लगेगा। कब बल लगेगा, जब इसमें करंट जाएगा।
क्योंकि इसे चुंबक क्षेत्र के बीच में रखे हैं। और अधिकतम बल कब लगेगा, जब ये 90 डिग्री, जब ये लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। तो साथियों ये जो आर्मेचर जो आपका है ये क्या साथियों, ये आपको गोल 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 घूमते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। गोल गोल क्या होता है, घूमते, क्योंकि बल लग रहा है उसको। क्या लग रहा है उसको, बल लग रहा है, क्योंकि चुंबक क्षेत्र में रखा है ना, तो बल लग रहा है, तो लगातार क्या साथियों, घूमते रहता है। अब इसमें जो विभक्त बल है साथियों, जो है ये जो दो विभक्त बल है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, धारा की दिशा को बदलता है। एकदम डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में कि विद्युत मोटर में विभक्त बल का निम्नलिखित में से क्या काम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विभक्त बल का काम क्या होता है, इसका काम साथियों होता है धारा की दिशा को बदलना। क्या होता है, धारा की दिशा को बदलना। और जो आपके ब्रुश जो होते हैं, जो ब्रुश दिख रहे हैं, इस ब्रुश का काम क्या होता है, यहाँ से करंट दिया जाता है तो धारा इस ब्रुश से जाती है, वापस लौट के फिर इस ब्रुश से आ जाती है, ठीक है ना। तो ब्रुश से धारा जाने का रास्ता है। और विभक्त वाला काम मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही साथियों आपको याद रखना, ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना। बाकी ये आपका एक अलग टॉपिक है विद्युत मोटर का, इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं इसको अलग से बता दूंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे विद्युत मोटर से नहीं छूटेगा, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैंने विद्युत मोटर के बारे में अभी बताया वो आपको याद रख लेना है। बाकी अब चलते हैं साथियों हम विद्युत जनित्र के बारे में। तो वही हमने यहाँ सब चीज़ें लिखा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। कार्बन ब्रुश के बारे में मैंने आपको बता दिया, यह क्या करता है, दो पतली पत्तियाँ होती है, जो मैंने आपको चित्र में दिखाई दिया। विभक्त बल से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, विभक्त बल से। देखिए ये सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है, एकदम कुछ भी पूछ सकता है वो, एकदम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यह दो पतली पत्तियाँ होती है जो विभक्त बल से जुड़ी होती है। एक ब्रुश से धारा जाती है और दूसरी ब्रुश से धारा आती है, बस सिंपल सा बात है। और विभक्त बल का काम क्या है, ये काम करता है दिक् परिवर्तक का। किसका काम करता है, दिक् परिवर्तक। लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये तो आपको पीडीएफ में नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। विभक्त बल किसका काम करता है, दिक् परिवर्तक का काम करता है। मतलब धारा की दिशा को चेंज करने का काम करता है, तभी ना वो धुरी पूरा घूमेगा, समझ गए ना। तो आपको धारा की दिशा चेंज करने का काम करता है विभक्त बल है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का मतलब हुआ धारा की दिशा उत्क्रमित कर देना, यानी कि बदल देना, समझ गए ना। विभक्त बल काम जो आपके लिए बस इतना ही है, वो चित्र उत्तर आपको ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र के बारे में क्या, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वही जनरेटर जो आप देखेंगे डीजे बजाने वाला, उसी का बात हो रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं बात हो रहा है। तो बाहर से उसको घुमाते हैं ना, बाहर से घुमाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जनरेटर से क्या करते हैं, उसमें डीजल डालते हैं या केरोसिन तेल डालते हैं, तो वो क्या होता है, उसको बाहर से फिर घुमाते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो हमें वो क्या देता है, करंट देता है। इसमें कौन सा नियम लागू होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बल, जिसमें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी संरचना में भी क्या है, वही सेम होता है, कोई अलग नहीं है। क्षेत्र चुंबक इसमें भी होता है, कार्बन ब्रुश इसमें भी होता है, आर्मेचर कुंडली इसमें भी होता है, और इसमें विभक्त वलय के बदले सर्पी वलय होता है। पूछ सकता है सर्पी वलय किस में होता है, मोटर में कि जनरेटर में, तो सर्पी वलय होता है आपका, ये होता है विद्युत जनरेटर में, जनित्र में। और सर्पी वलय ये आपका पूरा वलय गोल होता है, लेकिन विभक्त वलय जो था वो आपका आधा था। कैसा साथियों, आधा वलय था, इस बात को ध्यान रखना है। सर्पी वलय का क्या कार्य होता है, सर्पी वलय कार्य होता है यह कुंडली के सिरे से जुड़े रहते हैं, यह कुंडली के दोनों सिरे से जुड़े रहते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। कार्बन ब्रुश का क्या कार्य होता है, जो धारा प्राप्त हो रही है जनरेटर से में, उस धारा को क्या करना, उस धारा को जो है जहाँ वांछित जहाँ धारा को चाहिए वहाँ उसको भेजता है, ये करता है कार्बन ब्रुश करता है। अब मैं आपको इसका जनरेटर का भी चित्र दिखा देता हूँ, सेम वैसा भी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये रहा आपका विद्युत जनरेटर का चिन्ह, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस साथियों नहीं है। देखिए यहाँ पर ये वही सेम है, ये आपका क्षेत्र चुंबक है, ये आपका क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक की दिशा किधर होगी, एन से एस हो गई, चुंबक क्षेत्र की दिशा एन से एस हो गई। और इसमें भी सेम साथियों, ये आर्मेचर को, जो आयताकार आर्मेचर है कुंडली टाइप का, इसको साथियों इसमें भी जो है रखा गया है, ताकि जो चुंबक क्षेत्र में गति हो सके। क्योंकि चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन होने से क्या होगा, आपका प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये बात किसने कहा था, फैराडे ने कहा था, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि जब किसी कुंडली में चुंबक को गति कराएंगे तो चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त करता है, यानी कि उत्पन्न करता है, समझ गए ना। तो वही साथियों है, ये जो आपका धुरी, इसको क्या करते हैं, बाहर से हैंडल से घुमाते हैं ना, तो ये घूमता रहता है। तो ये चुंबक के क्षेत्र में क्या साथियों, कुंडली जब घूमते रहता है, या कुंडली घूमे या वो, बात तो एक ही है ना, तो क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, तो हमें प्रेरित विद्युत धारा मिलती रहती है। और जो ये वलय जो बोले हम, जो आपका सर्पी वलय, कौन सा सर्पी वलय, ये सर्पी वलय दोनों कुंडली से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। देखिए ये एक इस सर्पी वलय से, एक ये इस सर्पी वलय से, और इधर बरस जुड़ा रहता है आपका
ब्रश इसमें भी रहता है, एक ब्रश इससे एक ब्रश इससे। ये ब्रश क्या करता है, जो भी धारा इससे मिल रहा है हमको, क्योंकि जनरेटर से हम करंट ही लेते हैं ना, अरे भाई जनरेटर से क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। उस करंट को क्या करता है, वांछित पदार्थ यानी वांछित जहाँ हमको करंट का जरूरत है वहाँ वहाँ उसको पहुँचाया जाता है। और ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये देखता है कि जनरेटर से कितना धारा कितना करंट आ रहा है, समझ गए ना, बस और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एक निकलता है प्रत्यावर्ती धारा, एक निकलता है दिष्ट धारा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा साथियों क्या होता है, इसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। यहाँ ग्राफ देखिए, यहाँ ग्राफ में देखिए साथियों, हमने ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ है। ये आपको सीधा ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि दिए गए ग्राफ की पहचान करें, तो क्या ये प्रत्यावर्ती धारा ग्राफ है। देखिए समय के साथ ये क्या है, बदलता जा रहा है, समय के साथ क्या बदलता जा रहा है। और इसी धारा का उपयोग साथियों क्या है, घरों वगैरह में किया जाता है, क्योंकि ये धारा लंबी दूरी तय कर सकती है। क्या कर सकती है, लंबी दूरी तय कर सकती है। ट्रांसफार्मर जो वगैरह होता है इसमें इसी धारा का यूज किया जाता है। और ये धारा क्या साथियों, जो दिष्ट धारा है उससे क्या होती है, खतरनाक होती है, उससे क्या होती है, खतरनाक होती है। यहाँ देखिए कुछ इसके बारे में पॉइंट हमने लिखा है, यह उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है। क्या उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। यह डीसी की तुलना में खतरनाक है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिश धारा। प्रत्येक 1/100 सेकंड के बाद यह दिशा उत्क्रमित होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो है प्रत्येक 1/100 सेकंड के बाद यह दिशा क्या होता है, उत्क्रमित। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना इसको, जो लिखे हैं ना इसको हल्के में कभी मत लेना। अब प्रत्यावर्ती धारा कहाँ से हमें मिल सकता है, प्रत्यावर्ती धारा में मिल सकता है थर्मल पावर प्लांट, देखें ना थर्मल पावर प्लांट, इसको उसमें संयंत्र कहते हैं। नाभिकीय संयंत्र आपका जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उससे हमें प्रत्यावर्ती धारा मिल सकता है। जो आपका हाइड्रो प्लांट होता है ना, जो आपका जलीय ताप से हाइड्रोथर्मल प्लांट होता है उससे हमें मिल सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो जिससे इसे मिल सकता है वो उसको मैंने आपको बता दिया। दिष्ट धारा के साथ में बात करें तो दिष्ट धारा हमें किससे मिल सकता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यह समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है धारा में। देखिए ये समय है एकदम कोई परिवर्तन नहीं है, समय के साथ एकदम समांतर है, समय के समांतर इसका ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका है, दिष्ट धारा का है। दिष्ट धारा साथियों इसका अगर हम यूज की बात करें तो इससे विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं। जो आपका दिष्ट धारा, इससे क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक कैसे बनता है मैंने आपको बताया था ना। और जो आपके जैसे कि बैटरी से जो चलने वाली होती है, जितने भी जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह है ना जो चलती है, इलेक्ट्रिक वाहनें, जो विद्युत वाहन होते हैं उसमें आपका दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। सेलफोन वगैरह, वेल्डिंग वगैरह में इस समय दिष्ट धारा के साथियों उपयोग किया जाता है। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद है ये आप दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा समझ गए होंगे। जो इससे क्वेश्चन आएगा वो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, बस लास्ट है घरेलू विद्युत परिपथ, फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब साथियों हो गया कि घर में जो हमारे विद्युत आते हैं, करंट आते हैं, उनका पूरा सजावट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युन्मय तार के बारे में। इसको मेंस भी कहते हैं, हॉट वायर भी कहते हैं, लाइव वायर भी कहते हैं और धनात्मक तार भी कहते हैं। किसको, विद्युन्मय तार को। जो आप देखें साथियों लाल कलर का जो तार होता है जो बिजली के खंभे से आता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं, हम कहते हैं मेंस तार कहते हैं, विद्युन्मय तार, हॉट वायर, धनात्मक तार, लाइव वायर कुछ भी कह सकते हैं। यह लाल रंग का होता है, इसको कलर ध्यान रखना है। यह हमारे घर तक खंभे के सहारे या भूमिगत केबलों से आते हैं। आप घर में लाइन लेना चाहते हैं तो क्या होता है, आप या तो पोल के माध्यम से ले सकते हैं या जो भूमिगत अंदर घर के अंदर आता है ना, मतलब जमीन के अंदर आता है ना, देखेंगे आजकल, तो उस तरह से ये आपका आ सकता है, ठीक है ना, विद्युन्मय तार। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, यह लाल रंग का होता है और इसे विद्युन्मय तार को हॉट वायर, लाइव वायर, धनात्मक तार भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं उदासीन तार। ये उदासीन तार क्या होता है, लाइव तार के साथ ही जोड़ा में रहता है। किसके साथ, लाइव वायर के साथ ही जोड़ा में रहता है। उदासीन तार को न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। उदासीन तार क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर भी कहते हैं और हिंदी में ऋणात्मक तार कहते हैं। यह काले रंग का होता है, देखे होंगे ना घर में काले रंग का तार, तो वो क्या होता है आपका उदासीन होता है। इन दोनों तारों के बीच कितना का अंतर रहता है, 200 वोल्ट का। कितना रहता है, 200 वोल्ट का रहता है। हमारे घर हम साथियों क्या होते हैं, परिपथ दो तरह से तैयार होता है। जो घर में हमारा लाइन आता है, हमारे घरों में परिपथ दो तरह से क्या होता है साथियों, तैयार होता है। एक परिपथ ऐसा होता है जिसमें 15 एम्पियर का करंट भेजा जाता है। कितना एम्पियर का, 15 एम्पियर का। और 15 एम्पियर का किसको भेजा जाएगा, जो हमारे जो उपकरण हैं जो उच्च शक्ति वाले हैं, उच्च शक्ति लेते हैं, जैसे गीजर हो गया, कूलर हो गया, इन सबको करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये 15 एम्पियर वाले से कनेक्ट रहता है। और दूसरा है जो कि जिनको कम शक्ति वाले उपकरण होते हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, इस सब को क्या है, कम करंट की ज़रूरत होती है। कम करंट में ये लोग अच्छे से चलते हैं, यानी ये चीज़ें अच्छे से चलती है, तो इनको 5 एम्पियर चाहिए। तो दो तरीक़े से परिपथ तैयार होता है, समझ गए ना। अब बात करते हैं साथियों भू संपर्क तार, जिसको अर्थिंग भी कहते हैं। भू संपर्क तार जानते हैं ना,
अर्थ वायर, सुने ना, मैं अर्थिंग लगा दूँ नहीं तो कुछ घटना हो सकता है। अर्थिंग साथियों हम क्यों लगाते हैं, मान चलिए आप घर में क्या है कि कुछ भी लगा, जैसे मान चलिए आप फ्रिज लगाए हैं, तो फ्रिज का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मान चलिए वो आप क्या धातु का बना है, तो किसी कारण मान चलिए उसमें क्या है कि करंट आ गया, किसी कारण उसके बाहरी आवरण में करंट आ गया, तो अगर मान चलिए आप उसको छू लेंगे तो क्या होगा, आपको झटका लग सकता है। आपको क्या लग सकता है, झटका लग सकता है। तो होता साथियों क्या है कि इनसे बचने के लिए साथियों हम क्या करते हैं कि जो आप जो 3 प्लग हो देखे होंगे ना बोर्ड में, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर रहता है उसमें क्या किया जाता है, अर्थिंग वायर को जमीन के अंदर धातु के प्लेट से गाड़ दिया जाता है, धातु के प्लेट के साथ गाड़ दिया जाता है। तो अगर मान चले हम टच भी करेंगे, किसी चीज़ में करंट भी है, उसको टच भी करेंगे, कोई उपकरण हमारा घर में है, गलती से उसमें करंट आ गया है, अगर गलती से टच भी हो गया तो हमारे शरीर के करंट से जाएगा और उसमें जो अर्थिंग लगाई वो पूरा आपका पृथ्वी के विभव के समान हो जाएगा। अब पृथ्वी का विभव क्या होता है, 0 होता है, तो विभवांतर कुछ है ही नहीं, तो हमें करंट नहीं लगता है, इसलिए अर्थिंग का यूज हम करते हैं। बाकी अर्थिंग देख लो, विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर, इस सब में जो है इसका यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है ना। यह घर के निकट भूमि के अंदर बहुत गहराई में धातु के प्लेट के साथ जुड़ा जाता है। इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं साथियों लघु पतन, और इससे ही संबंधित एक और है अतिभारण। लघु पतन, इसको हिंदी इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। होता क्या साथियों, जब आप देखे होंगे जो आपका जो लाइट आ रहा है, आपका लाइन आ रहा है, विद्युत आ रहा है आपके खंभे से घर तक, उसमें एक न्यूट्रल फेज होता है, एक आपका क्या होता है, आपका लाइन होता है, जो मेंस तार होता है, यानी कि लाल का और कर का होता है ना। तो मान चलिए किसी कारणवश वो दोनों तार आपस में सट गए, हो सके उसका आवरण ही हट गया हो, है ना, बारिश की वजह से या कड़ी टेम्परेचर की वजह से गल गया हो, तो साथ ही होता क्या है कि वो दोनों आपस में सट जाएंगे, मान चलिए सट जाएंगे ना किसी कारणवश। तो सटने से क्या होगा कि अचानक साथियों क्या है कि आपका जो परिपथ है ना उसमें करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। करंट का मान साथियों क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या साथियों आपका अतिभारण की समस्या देखने को मिली। अतिभारण का मतलब क्या है, ओवरलोड। अतिभारण का मतलब क्या होता है, ओवरलोड हो गया, और उससे हमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। अब परिपथ में अतिभारण हो जाएगा, अचानक धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दोनों तार जब सट जाएगा तो ना हो जाएगा, आग भी लग सकता है आपका, बहुत ज़्यादा करंट अचानक में आ जाएगा। अब जहाँ 6 एम्पियर कोई ले रहा था उसको 10-12 एम्पियर मिल रहा है, तो सह पाएगा कोई विद्युत उपकरण, तो वो क्या हो सकता है, उस स्थिति में वो जल भी सकता है, फूट भी सकता है ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लघु पतन, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। और अतिभारण मैंने आपको बता दिया, अचानक जब धारा का मान अधिक हो जाता है तो वो ओवरलोडिंग का केस होता है, ठीक है ना। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत फ्यूज। मैंने आपको विद्युत फ्यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। जब विद्युत फ्यूज को जब ज़्यादा करंट मिलता है तो वो क्या होता है, अचानक गल जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाता है, और परिपथ भंग हो गया तो कोई प्रकार का समस्या देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और विद्युत फ्यूज बना किसका होता है, कॉपर, टीन और लेड, ये मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज। इस सबको आपको ध्यान रखना है। और विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और पूरा जो घर में जो लाइट आता है, जो लाइट का कनेक्शन होता है वो किस में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। अब क्या साथियों, अब क्या है, थोड़ा सा अब ज़माना चेंज हो गया। अब विद्युत फ्यूज के जगह हम किसका उपयोग करते हैं, एमसीबी का। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ये भी साथियों जब विद्युत फ्यूज की तरह ही कार्य करता है, ठीक है ना। तो साथियों हमने पूरा साथियों आपको जो पढ़ा दिया है, अब आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।